मसाइल टीवी का चेयरमैन सबका माटो है आज़ादी कश्मीर। अब मैं दावत देता हूं जनाब मसूद मलिक साहब को वो तशरीफ लाएं, कौमी यकजहती के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मसूद मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब भट्टू साहब, मोअज़्ज़िज़ीन, तमाम दोस्त जो दूर दूर से आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। जो मैं मुख्तसर ये कहूँगा, जितने भी मुकर्रीन तशरीफ़ लाए उन्होंने हाईलाइट तो किया कि हमें क्या करना है और भट्टू साहब के एम्स क्या हैं। देखा जाए तो ये वो चीज़ें हैं जो 1400 साल पहले हमें बताई गई थी। अगर किसी को कहा जाए कि तुम मुसलमान हो, कलमा भी पढ़ो, किसी को कहा जाए कि तुम मुसलमान हो, इत्तेहाद करो, किसी को कहो कि कोई मुसलमान होने के नाते कोई अच्छा काम करो, तो ये ज़ेब ही नहीं देता वैसे तो हमें, क्योंकि मुसलमान होता ही वो है जो ये सारे काम खुद करे। हमने ये काम करने छोड़ दिए, अगयार ने वो अपना लिए, आज वो हाकिम है और हम उनके गुलाम हैं। 1400 साल पहले जो हमें प्लेटफॉर्म दिया गया है, उसके लिए आज रीऑर्गेनाइज करने के लिए भट्टू साहब ने जो कदम उठाया है, जो हिम्मत की है, मैं समझता हूँ कि ये इतना बड़ा कदम है। आज हमारे मुआशरे में आप देखें, इंडिविजुअली हम किसी का नाम हमें नहीं लेना चाहिए, लेकिन 64 साल में मैं ये वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि ना तो वो मुसलमानों की हुकूमत रही पाकिस्तान में, ना इस्लाम से उनका कोई तल्लुक रहा, और हम उन्हें ही वोट देते रहे और उन्हीं को बार बार बदल बदल के लाते रहे। हमें अब ये सोचना होगा कि अगर अवाम की खातिर या अपने आप को बचाने की खातिर या अपनी आइंदा नस्लों को बचाने की खातिर हमें अगर कोई कदम उठाना है, तो ये कौमी यकजहती, अब थोड़ा सा अगर किसी के ज़हन में एम्बिग्यूटी है कि हमें कौम को यकजा करना है, नो नॉट दैट, हमें अपने आप को यकजा करना है, अपने आप को सेव करना है। ये हमारी सर्वाइवल का मसला है। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि जो भी कोई करेगा, ये अगर आप मुझ पर कोई फतवा ना लगा दे तो मैं ये कहूँगा कि ये इस्लाम का हिस्सा होगा, और अगर हम करेंगे तो अपनी ज़ात के लिए करेंगे, और अगर हम कामयाबी से करके भट्टू साहब को दिखा दें तो मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि हम पूरी दुनिया के हाकिम होंगे, पूरी दुनिया हमारी फॉलोअर होगी। कम अज़ कम जो 80-90 इस्लामी मुल्क हैं उनके हम जरूर लीडर होंगे। लेकिन इसके लिए अपना किरदार, अपने आप को हमें थोड़ा लेके चलना पड़ेगा, ज़ातियात पे नहीं जाना चाहिए। बाकी ये जो कुछ तजावीज़ भी आई हैं, ये एक लाया अमल है, ये बाद में कैसे करना है ये खुद तय कर लेंगे, या बैठ के कमेटी बनेगी या मतलब कोई भी ऐसा फोरम बन जाएगा। हमें फिलहाल यही चाहिए कि हम इत्तेहाद की फिजा पैदा करें और जितने लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे में एक लागर्जी आ चुकी है। इतने हम नाउमीद हुए हैं, खास तौर पर इन सियासतदानों से। भाई साहब कह रहे थे, प्रोफेसर साहब को, जी असेंबली से ये कहलवा दे, पास करवा दे। कौन सी असेंबली? किस असेंबली से? जिसके हाथों हम पिस रहे हैं। वो असेंबली जो आज इतना नहीं कह सकती अमेरिका को, अपनी करारदाद पे जो अमल नहीं करवा सकती। एक गिरा से गिरा शख्स भी है, वो अपने अल्फाज का अगर उस पर कोई अमल नहीं करता तो वो बाइकआउट करता है, बट वी डोंट डू दैट। तो उस असेंबली से हमने पास करवाना है। असेंबली ही तो हमारी जड़ है कार्यों की। हमें खुद उठना है, और मैं समझता हूँ किसी, आप देख लें डिपार्टमेंट में, मुआशरे में, हमारे में कहीं इंसाफ का नाम नहीं है, और उसका एक ही तरीका है कि 10 बंदे 100 बंदे मिल के जाएं, उसके दरवाजे पे बैठ जाएं। किस तरह इंसाफ नहीं होगा? यही प्रेशर ग्रुप है। थैंक यू। आप टाइम की माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया जनाब मसूद मलिक साहब। एक बात तो आपने बड़ी दुखती रख पर हाथ रखा कि जिनसे हमें तवक्को है कि वो हमारे मामलात तो मसाइल हल करेंगे, वही तो हमारे मसाइल की जड़ हैं। और यही क्वेश्चन है जो आज का सुलगता हुआ सवाल है, जिसका हमने जवाब तलाश करना है कि हम असम्बलियों में अपने बंदे क्यों नहीं भेजते? क्या ये ऊपर से नाज़ो तो नहीं होते? हमारा वोट और हमारी राय ही असम्बलियों को बनाती है, तो हम अपनी राय को चेंज करें, अपने वोट को उस सच्ची राय का पताबे कर दें, तो फिर असम्बलियों से ये गिला नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया मसूद मलिक साहब। अब मैं गुजारिश करता हूँ
जनाब रहमतुल्लाह मलिक एडवोकेट साहब से वो तशरीफ़ लाएँ। कौमी यकजहती के हवाले से वकला क्या किरदार अदा कर सकते हैं, 2 मिनट इसके लिए कर लें। जनाब रहमतुल्लाह मलिक एडवोकेट साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजारिश है कि आप देख रहे हैं कि जनाब चेयरमैन रॉयल टीवी भट्टो साहब कितने अरसे से कितनी अच्छी महफिलें सजा रहे हैं और पूरी कौम को यकजा होने की दावत दे रहे हैं, और किस तरह से राशिद एजाजी साहब एक पूरे कैंपेन चला रहे हैं और बेशुमार प्रोग्राम इस मौजू पर कर चुके हैं। अब ये आज का जो इनका प्रोग्राम है, ये कौंसिल का, कॉन्फ्रेंस का, कि इसको बाकायदा से किस तरह से लेके किया जा सकता है। तो गुजारिश है कि पाकिस्तान जो बना था वो एक नारे पर बना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो गुजारिश ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है, इसकी जो समझ है, इसका मतलब ये है कि हम कुरान और सुन्नत पर पूरी कौम यकजा हो जाए। अल्लाह ताला ने जो अपना पैगाम कुरान मजीद की शक्ल में हम पर नाज़िल किया है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया है, उस पर हम अमल पैरा हों और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत पर अमल करते हुए हम अपनी पूरी कौम को यकजा करें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम इस वक्त कहाँ पर हैं। गुजारिश ये है कि आप जानते हैं कि इस वक्त क्या कुछ हमारे मुल्क के साथ हो रहा है। यहाँ पर भट्टो साहब ने जो इतने स्कॉलर्स को और तजिया नगारों को और सोच विचार रखने वालों को इकट्ठा किया है, आपके सामने है कि हमारा मुल्क इस वक्त किस पोजीशन में है और कितनी करप्शन हो रही है और किस तरह से हमारे मुल्क को बेचा जा रहा है। अब देखें किस तरह से स्टील मिल का क्या हाल किया है, रेलवे का क्या हाल हो चुका है, आपके सामने है पीआईए का क्या हाल है, पीटीसीएल को गैर मुल्कों के आगे बेच दिया गया है। और ये जो हमारी वकाऊ हुकूमत है, हमारे जो हुक्मरान हैं, ये किस तरह से बिके हुए हैं और हम लोग क्यों इनको सिलेक्ट करते हैं, क्यों इनको वोट देते हैं। जैसा कि यहाँ कहा गया है कि हम शरीफ आदमी को वोट दें, हम जो भी जमातें उन एक ऐसा प्रेशर ग्रुप बनाए कि हम किसी को भी ऐसे लोगों को वोट ना दें, और जहां भी हो हम खुल कर बात करें। दूसरे चैनल को भी इस तरफ आना चाहिए। ये जो बेरा उठाया है भट्टो साहब ने, पूरी कौम को यकजा होना चाहिए कि ये जी हमारे ऊपर ड्रोन हमले हो रहे हैं, ये हम क्यों अमेरिका के आगे इतने बिक जाते हैं, ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है, ये जो बम्बार मारते हैं, खुद का हमले क्यों हो रहे हैं। देखिए जैसा कि इन्होंने तंजीम अब बनानी शुरू की है, ये एक मुल्की तंजीम बनाएंगे, फिर ये सूबाई तंजीम बनेगी, फिर उसके नीचे जो है जिलावार तंजीम बनेगी, और हम अपने अपने इलाके में ये पूरा एक नेटवर्क बनाए और लोगों पर नजर रखें। अब जब आगे इलेक्शन आने वाले हैं, हम देखें कौन आदमी सही है, हमारे मोहल्लों में, इलाकों में जो सही आदमी है हम उनको वोट दें। हम एक पूरी कैंपेन चलाएं और मिलजुल कर एक कौमी यकती पर काम करें, और इनकी क़यादत में हम इकट्ठे होकर पूरे मुल्क और कौम के लिए काम करें। शुक्रिया जी। शुक्रिया जनाब रहमतुल्लाह मलिक एडवोकेट साहब। अब मंजर शफी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्याल से नवाजें। जनाब मंजर शफी साहब। जनाब चेयरमैन साहब और हाजरीन मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे कयूम निज़ामी साहब ने एक पैम्फलेट दिया जिस पे ये तहरीर था कि वोट कैसे देना चाहिए। तो आज अचानक मेरे पास अपनी डायरी भी थी, तो 1 साल पहले, मैं 1 मिनट लूँगा जनाब जाजी साहब, 1 साल पहले मैंने, नहीं आधा मिनट, और वो छोड़ गई थी, उनका आधा मिनट भी मेहरबानी करके मुझे दे, नॉट मोर देन दैट। अच्छा, तो
1 साल पहले मैंने नुआए वक्त में लिखा था, वो 1 मिनट में पढ़ता हूँ, फिर कौमी यकजहती पे वक्त बहुत कम है, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, तो इंशाल्लाह बात करके बात को मुख्तसर करूँगा। ना समझोगे तो मिट जाओगे, ये मेरा वो मजमून है जो पढ़ रहा हूँ। अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं 1 मिनट में ख़त्म कर लूँ। हाँ, मुकर्रमी कौन नहीं जानता कि आज मुल्क अजीज के ऊपर से आप बादल छाए हुए हैं। हम इस ज़िमन में हुकूमत वक्त को कोसते हैं और अपना मुहासबा करने की कोशिश नहीं करते। मैंने पीपी और मुस्लिम लीग नून की इब्तदा देखी है और यही मुशाहिदा किया है कि लोग जानते हुए ज़मीन फरोश सियासतदानों को अपने मुफाद की खातिर वोट देते हैं। इस तरह से हम खुद बहुत कम ज़र्फ लोगों को अपने ऊपर मुसल्लत कर लेते हैं, जो बाद में अपना मफाद मुकद्दम रखते हैं और मुल्क की उनको बिल्कुल परवाह नहीं होती, और अवाम बेचारे बाद में चूने की बोरी में से आटा ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। हमें आइंदा ऐसी क़यादत को उभारना चाहिए जो अवाम के मुफाद को मुकद्दम रखे और तमीर वतन को मलहूज़े खातर लाए। हमारे मुआशरे में नासूरों की असल वजह ईमान की कमी है। हमारी याददाश्त भी कमजोर नहीं, लेकिन फिर भी हम अल्लाह ताला को भूल गए हैं। हम मुसलमान तो हैं मगर हम में इस्लाम नहीं। हम बीमारी के डर से ग़िज़ा को छोड़ देते हैं मगर अज़ाब के डर से गुनाह नहीं छोड़ते। बकौल अल्लामा इकबाल, बुझी इश्क की आग तो अंधेर है, मुसलमान नहीं तो खाक का ढेर है। पाकिस्तान के हालात पर यह शेर सादर आता है, इस घर का सब निजाम है गैरों के हाथ में। इस घर का सब निजाम है गैरों के हाथ में। बाहर है मेरे नाम की तख्ती लगी हुई। तो जनाब, जहां तक कौमी यकजहती का ताल्लुक है तो उस ज़मन में कुरान पाक का हवाला देता हूँ, शायद 1 मिनट है। वो ये है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि फ़िरका बंदियों को ख़त्म करो, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बरादरियाँ और ये सिस्टम को मना किया गया। जनाब अल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं, कहीं फ़िरके हैं, कहीं फ़िरके हैं, कहीं ज़ातें हैं। फिर सुनिए, कहीं फ़िरके हैं, ये जोर दे के ही बात करने वाली है। कहीं फ़िरके हैं, कहीं ज़ातें हैं। क्या ज़माने में टेंपने की यही बातें हैं? मैंने निक्सन की एक किताब जो साबिक सदर है, सीज द मोमेंट, मियाँ साहब, उसमें पढ़ा है। वो कहता ही कहूँगा क्योंकि वो हमारे दुश्मन है। वो कहता है कि मुसलमानों में इतने फ़िरके हैं, ये अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। नंबर 2, जो बात मैंने पढ़ी और आंखों में आंसू आए, वो ये थी कि इन मुल्कों के जितने अवाम हैं उनका इनके हाकिम से ताल्लुक ही नहीं। तो ये किधर हैं? ये तो बेचारे भूले हुए मुसाफिर हैं। तो ये चीज तो जनाब, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम ये ज़ातें और इन चीज़ों से हम बचें। पाकिस्तान आज मिसाइलिस्तान बन गया। पाकिस्तान आज मिसाइलिस्तान है और पार्टियां जो हैं उनको अपनी पड़ी हुई है। तो इन हालात में मैं समझता हूं कौमी यकजहती जो है एक अंधेरे में एक शमा है। और मैं सलाम करता हूं जनाब भुट्टो साहब को और उनके इस फोरम को कि जिन्होंने हम जैसे खाकी कीरों को, आम पाकिस्तानियों को यह दावत दी कि हम यहां पे अपने दिल की बात कर सके। और आखिर में जनाब भुट्टो साहब की नजर एक शेर अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत अदा करे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कोई चापलूसी नहीं है। मैं उम्र के उस हिस्से के ऊपर हूं कि हक की बात मैं कहता रहा हूं, हर जगह पे कहता रहूंगा और कहूंगा। ये मेरे दिल की आवाज है। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। मंजर शफी साहब बड़े जोश और जज्बे के साथ अपनी ख्यालत का इजहार कर रहे थे और ऐसे ही जज्बों की हमें ज़रूरत है। जज़ाकल्लाह जनाब मंजर शफी साहब। अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब प्रोफेसर शफीक होकर साहब को, इन्होंने एक नज़म लिखी है कौमी यकजहती के हवाले से और मेरी ख्वाहिश है कि ये 2 मिनट में मुकम्मल कर लें अपनी नज़म। जनाब प्रोफेसर शफीक होकर साहब।
پاکستان چ وسن والے سارے پاکستانی نے رنگ نسل کی ونڈا کو بچنا بہت ضروری اور ساری قوم کے مل بیٹھن کی ان سے اہمیت لوڑے یکجہتی کی کونسل دوڑے شرکت بہت ضروری. ابھی والد اقبال نے کہا کہ اپنے دستخط اردو میں کریں. ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے میں نے 26 سال گورنمنٹ سروس کی ہے اور ساری سروس کے دوران میں نے اردو میں دستخط رہے ہیں اور میرے شناختی کارڈ ہے کہ اردو میں دستخط ہے. قوم کو یکجہتی چاہیے، اس کا نظم کا عنوان ہے. کہتا ہے وقت قوم کو یکجہتی چاہیے، آپس میں بٹ کے غیر کے تھپڑ نہ کھائیے. بٹو کا ہاتھ تھام کر اب ایک ہو سبھی، نغمہ سنائے ایک ہی اب سب کی بانسری. مل کے چلیں گے جائیں گے منزل جو قافلے، کٹ جائیں گے سکون سے لمبے بھی فاصلے. یکجہتی میں چھپا ہے قومی بقا کا راز، جس کے لیے کریں گے ہم آج ہی آغاز. لڑنا نہیں ہم نے فرقوں کے نام پر. آپ کے سوال کا دوسرا جواب بھی ملا. لڑنا نہیں ہم نے فرقوں کے نام پر، ڈٹنا نہیں ہے ہرگز صوبوں کے نام پر. عبدالغفور بٹو نے ہے کی بات کام کی، کونسل بنا کے ملک کے اب استحکام کی. ہم سب جو ساتھ دیں گے عبدالغفور کا، احمد کٹے گا فاصلہ منٹوں پہ دور کا. اور قومی یکجہتی کے حوالے سے اپنی پروفیسرانہ باتیں کریں. جناب پروفیسر اعجاز حیدر صاحب. جناب چیئرمین میاں عبدالغفور بٹو صاحب نے جس چیز کی داغ بیل ڈالی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم یہاں پہ جو بات چیت کر رہے ہیں وہ بات چیت اس انداز میں ہونی چاہیے کہ کہیں پہ بھی یہ جو فرقہ واریت ہے ہم اس کو دور کرنے کی باتیں کرتے ہیں. مجھے ایک بات کہنے دیجئے، پھر میں آپ کو آخر میں ایک چھوٹا سا لیکن منٹ 2 ہی لوں گا. مشتاق مصری صاحب نے کہا کہ پروفیسر اگر ایک بار پروفیسر ہو جائے تو وہ ساری زندگی پروفیسر رہتا ہے، بھلے بعد میں اچھی باتیں کرنے لگ جائے. تو یہ چونکہ یہ پروفیسر بھی مجھے لگتا ہے محفل ہے تو ظاہر ہے 2 منٹ یہ کہتے ضرور ہیں لیکن 2 منٹ میں کون مانے گا. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا سب کا ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا ضروری ہے. دوسری بات جو ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور سنت اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، یہ کہنا بہت آسان ہے. اقبال نے کہا تھا کہ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ بات کہنا بہت آسان ہے لیکن اس کے اوپر چلنا کافی مشکل ہے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جب ہم ملی یکجہتی کونسل کی بات کرتے ہیں تو یہ نہ صرف رنگ سے اور نسل سے بالا تر بات ہے بلکہ یہ مذہب سے بھی بالا تر بات ہے. یہ سارے پاکستانیوں کے لیے ہے. اس لیے اس میں ہمیں اس طرح کی باتوں میں، یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ فرقے ہیں ہمارے ہاں، تو میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ عیسائیوں کے ہاں اتنے فرقے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں اتنے نہیں ہیں. لیکن کاش ہم نے کہیں تھوڑی بہت اسٹڈی کی ہو. اور آخری بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت پر عمل کریں تو یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، اس کا ایک عملی طریقہ ہے. اگر آج ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم بجائے ادھر ادھر کی جو چیزیں ہیں پڑھنے کے، ہم صرف اور صرف ایک چیز کو فوکس کر لیں کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے اور قرآن کو ثواب کی کتاب کی بجائے عمل کی کتاب کے طور پہ پڑھنا ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. قرآن کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ اور ساتھ ادھر ادھر کی کتابوں کی بجائے صرف ایک کتاب، وہ کسی بھی بندے کی لکھی ہو، کسی بھی فرقے کی ہو، اور وہ کتاب ہو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دونوں چیزیں اگر مل جائیں اور ہم پڑھنا شروع کر دیں تو آپ یقین کریں کہ یہ یکجہتی جو ہے یہ ان کا ثمر ہوگی. بہت بہت شکریہ. میں غفور بٹو صاحب اور راشد اعجاز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایک اچھا کام شروع کیا ہے. اللہ کرے اس میں اور زیادہ ترقی ہو. بہت بہت شکریہ. شکریہ جناب پروفیسر اعجاز ارشد صاحب. وہ حیدر بھی ہمارا بیٹا ہے تو وہ نسبت ظاہر ہے اب حیدر اعجاز کی ہوگی. تو آپ نے جو بات کہی یہ واقعی بڑی پتہ کی بات ہے کہ ہم صرف نام نہ لیں، قرآن اور سنت کو ذرا پڑھ دیا کریں اور دیکھ لیں تو عمل کی راہ نظر آ جائیں گی اور عمل کی وہ راہ جو ہے وہ ہمیں کامیابی کی منزل تک لے جائے گی.
यकजहती की मंजिल पर ले जाएगी, हम एक हो जाएंगे। और वही यकजहती की मंजिल है जिसके बारे में कहा गया है कि इस रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, और वो रस्सी कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब अब्दुल वहाब साहब से तो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात से नवाजें। जनाब अब्दुल वहाब साहब के रूहानी याद आ गया, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, और वो ये है कि उसने अपने वज़ीर आज़म लॉर्ड लोरेल से ये पूछा कि दुनिया की बेहतरीन किताब कौन सी है, तो उसने कहा कुरान। उसने कहा अगर उस पर अमल किया जाए तो फिर क्या होगा, तमाम दुनिया में बिल्कुल नाहमवारी और नाइंसाफी खत्म हो जाएगी। और आज हमारी बदकिस्मती ही यही है कि हम इससे बहुत दूर हैं। हमें ये चाहिए कि हमें बाकायदा तौर पे इसका मताला और इसकी सारी चीज़ें तर्जमे के साथ पढ़नी चाहिए, और उससे अपने आप पे पूरा उतरने की कोशिश, उस पर पूरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि यही माहौल और यही चीज़ें जो मजदूर भट्टू साहब ने मालूम की हैं इससे पहले भी, ये बिल्कुल यकसर तब्दील हो जाएंगी। और इस मुल्क के अंदर भी ना हमारियाँ ना माशी हालात और दूसरी चीज़ें जो हैं जो बिल्कुल खत्म हुई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ख़त्म हो जाएगी, माशी नाहमवारी ख़त्म हो जाएगी तो यकजहती खुद ब खुद हो जाएगी। और इसके लिए कुलिया ज़ाहिर एक ही है जो रहनुमाई मिलती है हमें कुरान और सुन्नत से। तो अल्लाह करे ये जो एक फ़ज़ा अब पैदा हो रही है कौमी यकजहती की, भट्टू साहब जिस तरफ चल रहे हैं और आज पंजाब भर के मुख्तलिफ अजला से अफराद आए हुए हैं, ये रोशनी लेकर आगे जाएँ और कौमी यकजहती की फ़ज़ा उजागर हो। गुजरात से तशरीफ़ लाए हैं जनाब इकबाल ताज साहब। तहे दिल से मशकूर भी हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ जितने मसाइल डिस्कस हुए हैं, इंफरादी तौर पर मज़दूरों की बात हुई, कश्मीरियों की बात हुई, घरेलू ज़िंदगी, ख़वातीन के मसाइल, आली ज़िंदगी की बात हुई, मैं समझता हूँ सारे मसाइल और सारे परेशानियाँ जो हैं 18 करोड़ आवाम की परेशानियों को महसूस किया है भट्टू साहब ने। और उनका जो एजेंडा है यकजहती का, ये ऐसा एक एजेंडा है, मेरे से पहले भी प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे कि ये एक आफाकी बात है, इस पर किसी सेमिनार की ज़रूरत नहीं है। और ज़रूरत इस अमर की थी कि जितने भी मुकर्रीन आए हैं, अगर वो कोई प्रपोजल्स और सजेशंस देते तंजीमी मामलात के लिए कि कैसे इस काम को आगे बढ़ाना है, और बातें हुई भी बड़ी, तो इस पर तो डिस्कस की ज़रूरत नहीं कि ये एजेंडा तो बिलाशुबा यही ज़रूरत है इस चीज़ की। तो मैं इस सिलसिला में एक मेरी सजेशन है, ये बात करते हैं कि जो हमारा सियासी ताल्लुक़ है और सियासी वाबस्तगी है जहाँ भी है वो रहे, जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ है वो भी कायम रहना चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि अजीब सी बात है कि हमारे एक हाथ में शराब का जग हो और दूसरे हाथ में तस्बीह हो। हम अभी सियासतदानों के नाम भी लिए गए और उनकी कारकर्दगी को भी सराहा गया, कुछ को ऑनेस्ट कहा गया, कुछ को जो है वो करप्ट कहा गया। तो बड़ी अजीब सी बात है कि जब हम वहाँ भी इजहार यकजहती करेंगे और वफादारी का हलफ उठाएंगे किसी सियासी पार्टी से, और फिर यहाँ आगे भी हम, तो अजीब सी बात है कैसे हम काम कर सकेंगे। तो इस दो रंगी को छोड़ के हमें यकरंग होना पड़ेगा। मैं एक छोटा सा, मैं भी कह लूँ कि सियासी मेरी वाबस्तगी है, और गुजरावाला से एक यूसी नाज़िम की हैसियत से भी हमारा टेन्योर ख़त्म हुआ है। तो मैं यहाँ आज किस महफिल में, मेरी सियासी वाबस्तगी जो कि इतनी मजबूत नहीं थी, मैंने अपने लीडर को अभी तक देखा नहीं है, तुम्हारा जैसी भी थी सियासी वाबस्तगी थी, मैं आज की इस महफिल में अपनी सियासी वाबस्तगी को छोड़ने का ऐलान करता हूँ। बहुत शुक्रिया। असल में जब बात होती है यकजहती की, तो यकजहती का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ दें, जहां जहां भी है वहां यकजहती की फजा को उजागर करें, जहां जहां आप मौजूद हैं। अब ये जब कहते हैं कि एक होना चाहिए, एक हर कोई अपने घर में रहता है, तो कहता है कि आप इत्तेहाद की फजा पैदा करें, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सारे एक घर में जाकर बैठ जाएं। जहां जहां आप बैठे हैं वहां पर जो चेयरमैन साहब ने एक बात की है कि कौमी यकजहती की मंजिल मुतय्यन करें और अपना रास्ता एक बना लें, तो मेरा ख्याल है कि ये जो आप बात कर रहे हैं तो फिर वो तसादम वाली बात होगी। जहां जहां हम हैं वहां वहां अच्छाई पैदा करें, जहां जहां हम हैं वहां पर कौमी यकजहती की फजा को उजागर करें, जहां जहां हम हैं वहां पर अपने रास्ते और मंजिल को पेश नजर रखें। अब मैं गुजारिश करता हूं प्रोफेसर मोहम्मद मजहर आलम साहब को। मजलिस जनाब मलिक अब्दुल गफूर भट्टू साहब, नकीब महफिल और ख़वातीन हज़रात, बेशुमार बातें हो चुकी और कॉन्फ्रेंस में रवायत से हटकर टाइम लिमिट दिया गया। मैंने सोचा मैं क्यों ना उस शख्सियत की बात करूं, अपनी बात ना करूं, कि जिन्होंने हमें नामसाद हालात में चौमुखी जंग लड़ते हुए वतन अज़ीज़ लेके दिया
اور انہوں نے اس دور میں بھی خطرات محسوس کیے، صرف آج نہیں ہے. اور ان کا ایک آخری جملہ جو تاریخی ہے، یہاں پہ میرے دو صحابہ بیٹھے ہیں، میں اپنی بات نہیں کروں گا. قائد اعظم نے 31 اکتوبر 1947 کو جب وہ مہاجرین کے مسائل کے حوالے سے کم و بیش 10-15 روز یہاں پہ لاہور میں قیام پذیر رہے، یونیورسٹی گراؤنڈ میں انہوں نے خطاب کیا. اور بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری عوام کی، یقین کریں نیٹ پر ان کی بے شمار ایسی باتیں جو حذف کر دی گئی. ان کا حوصلہ تھا، جیسے وہ میری بہن نے بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ قائد اعظم صاف اردو نہیں بول سکتے تھے، مگر 40s کے بعد انہوں نے خصوصاً کوشش کی کہ ہر محفل میں اردو میں بات کریں. ان کی بات مثلا سید احمد سعید کرمانی نے ایک دفعہ کہ جب 46 میں قائد اعظم پشاور تشریف لے گئے الیکشن کمپین کے سلسلے میں، وہ بی اے کے اسٹوڈنٹ تھے اور اسٹیج پہ کہتے ہیں کہ میں پاؤں لٹکا کے بیٹھا تھا. قائد اعظم نے ایک جملہ کا ہر دوسری آنکھ اشک بار تھی، چونکہ یہاں پہ بات ووٹ کی بھی ہوئی کہ تم مجھے ایک ہاتھ سے ووٹ دو اور میں تمہیں دوسرے ہاتھ سے پاکستان دوں گا. لفظ دوں گا کا مگر لوگوں ہر دوسری آنکھ اشک بار تھی. ہمیں اس جیسی قیادت کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو خلوص سے انہوں نے قدم اٹھایا ہے کہ دیر لگی آنے میں تم کو، شکر ہے پھر بھی آئے تو، آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا ورنہ ہم گھبرائے تو قائد اعظم کے جو جملے ہیں میں ان کو تھوڑے سے پہلے ادا کر دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں دقت نہ ہو. 4 جملے ان کے. لفظ انہوں نے بولا کہ پاکستان پیدا ہوتی قائم ہو گیا ہے. لفظ پیدا ہوتی قائم ہو گیا ہے. ہمیں چوکس کیا گیا ہے کہ پاکستان نہیں رہنے دیا جائے گا. یہ الفاظ اس دور کے 31 میرے پیدا ہونے سے پہلے کے لیے، مگر پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی ہمیں دینا ہوگی. اور جو آخری جملہ سننے میں وہ دھارس بند آتا ہے. حوالات اتنے خراب نہیں ہیں، جیسے یہ نوید موسم میں ہے، انشاءاللہ یہ دن بھی جو ہے وہ نوید افزا ثابت ہوگا کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، شرط کیا ہے کہ مسلمان ہو. تو تھوڑا سا توجہ سے ایک نے ہمیں قائد اعظم کا پیغام کی ریکارڈنگ سنائی. ابھی تھوڑی دیر بعد ہم لنچ کے لیے وقفہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں جناب سلمان عابد صاحب سے گزارش کرتا ہوں. ایک سیاسیات کے طالب علم ہونے کے ناطے ایک جگہ ایک چیز پڑھی تھی کہ اگر کسی معاشرے میں کوئی معاشرہ جو ہے اگر تقسیم ہو اور اس میں بہت زیادہ افراتفری ہو اور اس میں بہت زیادہ لوگ ایک دوسرے کے قریب آنے کی بجائے ایک دوسرے سے نفرت رکھتے ہو، تو اس کی بڑی وجہ جو ہے اس معاشرے کا فکری بحران ہوتا ہے. مجھے لگتا یہ ہے، میں اس بات پہ قائم ہوں کہ پاکستان میں جو اس وقت ہم ایک بات کرتے ہیں قومی یکجہتی کی، اس میں جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ یہ کہ ہم فکری طور پر ایک تقسیم شدہ معاشرہ ہے اور ہمارے ہاں ہر ایک کے پاس اپنا اپنا ایک ایجنڈا ہے. ہم اسی کے تحت لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، جو کہ ایک کرائسس ہے جو لوگوں کو اجتماعیت کی طرف لانے سے روکتا ہے. میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے قومی یکجہتی کسی آئسولیشن میں نہیں آتی، نہ قومی یکجہتی محض نعرے لگانے سے آتی ہے. قومی یکجہتی اس وقت آئے گی جب آپ کے پاس سیاسی ایجنڈا ہوگا، جب آپ کے پاس ایک معاشی ایجنڈا ہوگا، جب آپ کے پاس ایک سماجی ایجنڈا ہوگا، جب آپ کے پاس ایک اخلاقی ایجنڈا ہوگا. ان 4 چیزوں کی بنیاد کے اوپر، جس کی بنیاد تعلیم ہے، تحقیق ہے، جستجو ہے، تلاش ہے، پھر آپ لوگوں کو ایک ایجنڈے کے اوپر اتفاق رائے کے طور پہ اکٹھا کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو چھوڑ کر محض معاشیات کی، معاشی خوشحالی کی باتیں کرتے رہیں، محض ایک ایسے سیاسی نظام کے اوپر رکھ کے بات کریں جس سے ابھی تک ہمیں فیضیاب نہیں ہو سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیلنج ہے اس قومی یکجہتی کے حوالے سے، جو اس گروپ کو بھی ہے، پوری سوسائٹی کو بھی ہے، ہم سب کو بھی ہے کہ ہم جو فکری طور پر تقسیم شدہ لوگ ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پوری کی پوری 100% سوسائٹی جو ہے ایک ویو لینتھ میں چلتی ہے، لیکن اس کا جو مجموعی کانٹیکس ہے، اس کا جو مجموعی کریکٹر ہے، وہ ایک ویو لینتھ میں اگر نہیں ہوگا تو آپ اس یہ قومی یکجہتی کو جوڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے.
دعا صرف یہ ہے کہ ہمارا جو انٹلیکچوئل ہے، ہمارا جو دانشور ہے، ہمارا جو سوچنے سمجھنے والا فرد ہے، استاد ہے، وہ لوگوں کو کسی ایک ایجنڈے پر متفق کروانے میں کامیاب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بات بہت آگے بڑھ سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. اب تو توقع سے بھی 100% آگے نکلی. میں نے 2 منٹ میں کہا تھا، آپ نے 1 منٹ میں بات مکمل کی، کلیپنگ ہی کر دو ذرا. تھینک یو ماہدہ. اور میں اسی تسلسل کو جاری رکھنا چاہوں گا تو فرزانہ خان سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی بات کریں. فرزانہ خان. ہاں سرور بینا. السلام علیکم. سب سے پہلے چونکہ باتیں تو ہو چکی ہیں، میں یہاں پہ سب سے پہلے تو عبدالغفور وٹو صاحب کو ان کی یہ کوشش جو انہوں نے بکھرے موتیوں کی ایک مالا بنانے کی کوشش کرنے کی طرف قدم بڑھایا ہے، اس کے لیے مبارکباد انہیں. تو دوسرا یہ کہنا بس چاہ رہی تھی کہ ہم اکثر یہ ایک بات سنتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں سے بڑی محبت ہے. محبت کی جب بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت انسان اپنی اولاد سے کرتا ہے. لیکن جب میں نے اس پہ غور و فکر کیا تو میں نے اس کو غلط پایا. اس بات کو ہم اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتے، کیونکہ جب میں نے یہ محسوس کیا کہ ہم اپنے وطن سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ جب وطن کو ضرورت پڑتی ہے تو مائیں اپنے بچوں کو اس پہ قربان کر دیتی ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وطن کو قربان کر دیا جائے بچوں پہ. بچے وطن پہ قربان کرتے ہیں. ہم 70 لاکھ ماؤں نے اپنی بیٹیاں اور اپنے بیٹوں کی قربانیاں دے کے اس ملک کو بنایا ہے. تو ہمیں اس ملک کو بچانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ قومی یکجہتی ہی ہے. اس ریوڑ کو ایک قوم بنانا بہت ضروری ہے. اس کے بغیر نہ تو ہم ترقی کر سکتے ہیں، نہ خوشحالی آ سکتی ہے. تو بس چونکہ وقت مختصر ہے تو میں ایک اناؤنسمنٹ بھی یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ چونکہ ہم عبدالغفور وٹو صاحب نے ایک پریشر گروپ کی بات کی ہے، تو میں پہلے ہی ایک پریشر گروپ رکھتی ہوں جو کہ قومی یکجہتی کا ہی ایک سلسلہ ہے. وہ ہے تعلیمی نظام، یکساں تعلیمی نظام اور قومی زبان کی ترویج. تو میں اپنا وہ پریشر گروپ عبدالغفور وٹو صاحب کو دیتی ہوں. جتنے ممبر انہوں نے کہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ممبر میں ان کو دیتی ہوں اپنے. اس سے کہیں زیادہ، لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پاس ممبرز ہیں یہ. تو دوسری بات میں آپ سے قومی یکجہتی کے حوالے سے آپ سے ایک عہد لینا چاہوں گی کہ ہم صرف باتیں نہ کریں، اس کا عملی ثبوت بھی دیں. میرا عشق پاکستان ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ سب بھی پاکستان سے عشق کریں. تو اس عشق کے نتیجے کو دکھانے کے لیے مجھے 2 باتیں آپ سے کرنی ہیں کہ 2 عہد لینے ہیں. ایک تو یہ کہ آج کے بعد آپ اپنا سائن جو ہے وہ انگلش میں نہیں کریں گے، اردو میں کریں گے، تاکہ آپ ایک قوم کی طرف قدم بڑھا سکیں، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں. کہیں بھی جائیں آپ اپنا سائن اردو میں کریں. نہیں دیکھیں، آپ ایک چیز کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں نا. آپ قدم بڑھا رہے ہیں. جب آپ کا شناختی کارڈ ختم ہو جائے گی نا اس کی مدت، تو جب دوبارہ بنے گا تو آپ اردو پہ میں کر دیجئے گا. ٹھیک ہے. ہمارے ایک دوست ابھی جرمنی میں گئے تھے تو جرمن والے نے انہیں اتنا زج کیا، حالانکہ انہیں انگلش آتی تھی، انہوں نے کہا جی نہیں جی آپ اپنا مترجم بلائیں، ہم نے آپ سے انگلش میں بات نہیں کرنی، جرمن میں بات کرنی ہم نے آپ سے. قوم بننے کے لیے قومی چیزوں پہ غیرت دکھانی پڑتی ہے. اپنی قومی چیزوں کے بارے میں حساسیت پیدا کیجیے. دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہنی تھی کہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ہم سے جب بھی ہم پوچھتے ہیں آپ سنی ہیں، شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، کیوں بھائی آپ مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ ہم صرف مسلمان ہیں. تو آج کے بعد آپ اپنے آپ کو صرف مسلمان کہلائیے. کوئی بھی جو ہے فرقہ اپنے نام کے ساتھ خدارہ مت لگائیے. یہ دشمن کو ایک بہانہ ہے آپ کو لڑانے کا. اس بہانے کو ختم کر دیجئے. شکریہ. شکریہ سروت ربینہ. آپ نے بڑے سادہ سے انداز میں بہت بڑی باتیں کہہ دی. اللہ کرے کہ اس پہ ہم ایک قدم ہی آگے بڑھائیں تو منظر سامنے واضح ہے کہ سائن کا مطلب شناخت ہوتی ہے. تو اگر ہم شناخت اپنی قومی زبان بنا لیں تو ظاہر ہے پھر قومی یکجہتی کیوں نہیں اس سے نکلے گی. تحصیل مصطفیٰ صاحب نے اعتراض کیا کہ وہ انگریزی کے سائن ہے، تو انگریزی بہت ساری نشانی ہیں. آپ تو وہ مجاہد ہیں جو انگریزی نشانیوں کو مٹانے والے ہیں، اور استاد محترم ہے جناب پروفیسر تحصیل مصطفیٰ صاحب. تو آپ ہی آئیے اور اپنی بات کیجیے. اور میرا خیال ہے کہ آپ سربت نے جو بات کی ہے اس کے ساتھ آپ یکجہتی کا اظہار کریں گے. جناب
तहसील मुस्तफा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली तो अपने बारे में मैं वजाहत कर दूं कि मैं पेशा वराना तौर पर सहाफ़ी हूँ और हादसाती तौर पर टीचर हो गया। दूसरा, मिस सरवत ने जो बात की है, यहाँ जो अभी रजिस्टर हाज़री साइन हो रहा था उसमें मैंने उर्दू में ही अपना नाम और दस्तखत किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी यकजहती के बारे में बहुत गुफ्तगू हुई है। गफूर भट्टो साहब ने और दूसरे दोस्तों ने इसके बहुत सारे पहलू आपके सामने रखे हैं, उजागर किए हैं, और उनका जज्बा भी सबके सामने है, जिसकी सबने तारीफ भी की है। लेकिन मैं जिस बात की निशानदेही करना चाहता हूँ, एक नुक्ता तो कौमी यकजहती के लिए बहुत बेहतरीन नुक्ता दिया है भट्टू साहब ने, और वो नुक्ता है कि अगर हमारे सियासतदान उसे अपना लें, ख़ास तौर पर सियासतदान और बाकी लोग भी अपनाएं, तो कौमी यकजहती का एक बहुत वाज़ेह तस्वुर हमारे सामने आ सकता है। वो नुक्ता वही है कि सब अपना अपना काम करें। बदकिस्मती से जिनका काम इंसाफ देना है वो सियासत कर रहे हैं, जिनका काम सियासत करना है वो एजेंटी कर रहे हैं, जिनका काम सरहदों की हिफाजत करना है वो सियासतदानों को डरा रहे हैं, और जिनका काम बच्चों को पढ़ाना है वो बच्चों को ख़राब कर रहे हैं। ज़रूरत इसी बात की है कि सब अपना अपना काम करें, जजेस अपना काम करें, जर्नलिस्ट अपना काम करें। साथी जो हैं वो सियासी जमातों इतना ना बनाएं और सियासी जमातों में तोड़ फोड़ ना करें, अपना काम करें, सब अपना काम करें। दूसरी बात यह है कि जो इससे पहले बात भी हुई है कि डिस्ट्रिक्ट असम्बली जो है उसकी तादाद थोड़ा सा कम कर लें, बाद में उसे चाहे 20,000 की बजाय आप 50,000 भी कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। एक दोस्त ने यहाँ का ऐवान कारकुनान पाकिस्तान और वज़ीर पाकिस्तान ट्रस्ट का जिक्र किया है। वो वाकई एक ऐसा अदारा है जो कौमी यकजहती की तरफ काम कर रहा है, उसके साथ कोलैबोरेशन की कोई सूरत हाल पैदा कर लें ज़्यादा बेहतर। एक दोस्त ने कहा है कि महरूमी जब तक ख़त्म नहीं होगी कौमी यकजहती नहीं आ सकती। ये बात दुरुस्त है, और लेकिन उसका एक और पहलू भी है कि कौमी यकजहती के नतीजे में ही महरूमियत ख़त्म हो सकती है। इसी तरह यह भी बात याद रखिए, यहाँ हमारे मजदूर दोस्तों ने जिक्र किया है, शायद सलीम शहजाद साहब ने, वो ये है कि मजदूर को और गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिल रहा। हज़रत अली का कौल है कि कुफ्र की हुकूमत कायम रह सकती है लेकिन जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जुल्म की हुकूमत पिछले 64 साल से सिविल और फौजी हुक्मरानों की सूरत में मौजूद है। लेकिन इससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सोसाइटी में अपनी अपनी सतह पर इंसाफ कायम करें और अदारे और अफराद लोगों को इंसाफ दें तो कौमी यकजहती की एक बहुत अच्छी सूरत हाल बन सकती है। मैं यहाँ जिस बात की निशानदेही करना चाहता हूँ, जब मेरे 2 मिनट हो तो मुझे बता दीजिएगा। हो गए मैं ख़त्म कर लूँ। कौमी यकजहती बहुत खूबसूरत नारा है, बड़ा दिलकश इस्तारा है, और ये एक ऐसा नारा है, भट्टू साहब मुबारकबाद के मुझसे कहें कि 64 साल बाद वो इस मामले को लेकर चल रहे हैं। काश हम 14 अगस्त या 15 अगस्त को इसका आगाज़ कर देते तो आज हम अपनी सिमत मुतय्यन कर लेते। लेकिन 64 साल में जो कुछ हुआ उसमें कौमी यकजहती की बुनियादें हमने उखेड़ डाली। इसके ये बुनियादें जो हैं जब तक आप फराहम नहीं करेंगे, कौमी यकजहती का कोई कौमी तसव्वुर नहीं बन सकेगा। अगर आप पाकिस्तान के रकबे के एतबार से सबसे बड़े सूबे बलोचिस्तान में 4 बार बमबारी करें, 4 बार फौज किसी करें, तो कौमी यकजहती कहाँ आएगी वहाँ? अगर आप अंदरून सिंध में MRD की तहरीक के दौरान कत्लेआम कर दें तो कौमी यकजहती सिंध में कैसे आ सकती है? अगर आप कराची में कभी आसिफ जंजुआ की क़यादत में और कभी रिटायर जनरल नसीरुल्लाह बाबर की क़यादत में ऑपरेशन करें, और ऑपरेशन असल में MQM के खिलाफ ना करें बल्कि कराची शहरियों के खिलाफ करें, तो कौमी यकजहती पैदा नहीं हो सकती। कौमी यकजहती के लिए ज़रूरत इस बात की है, ख़ास तौर में बलोचिस्तान पर इस बात की ज़रूरत है कि यहाँ से लोग जाएँ और उन्हें यकीन दिलाएं कि हम आपके भाई हैं। ये फ़ौज किसी करके आप मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा कर चुके हैं। मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा करने की जिम्मेदारी फ़ौजियों पर हो या सियासतदानों पर हो या ब्यूरोक्रेसी पर हो, बुनियादी बात यही है कि आपने वो बुनियाद हिला दी जिसकी बुनियाद पर लोग इकट्ठे थे। पाकिस्तान में इसी तरह कौमी ज़बान जो है, कौमी ज़बान यकजहती का इजहार है, जो मेरी बहन ने जिसका जिक्र किया। अब बदनसीबी देखें कि पाकिस्तान में कौमी ज़बान को 24-64 साल बाद भी हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि हमारी कौमी ज़बान होनी चाहिए। हमारी कोई कौमी ज़बान नहीं है। हमारे यहाँ न सिर्फ कौमी ज़बान नहीं है बल्कि एक निसाब भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में कई तरह के निसाब चल रहे हैं, अंग्रेज़ी मीडियम निसाब चल रहा है, उर्दू मीडियम निसाब चल रहा है, दरस निज़ामी का अपना निसाब चल रहा है। ये अफसोसनाक सूरत हाल है। ये कौमी यकजहती की बुनियादें ख़त्म कर देंगी। सियासी जमातों और पार्लियामेंट को कौमी यकजहती पर गौर करना चाहिए, और अगर भट्टू साहब के लिए मुमकिन हो तो ये डेलीगेशन बढ़ा के पार्लियामेंट के स्पीकर से ये बात करें कि वो कौमी यकजहती की बुनियादें फराहम कर ले के लिए पार्लियामेंट का इजलास बुलाएं और उसमें कौमी असम्बली के अरकान को इस बात पर मजबूर करें कि वो कौमी यकजहती की बुनियादें कौम को फराहम करें और उस पर खुद भी अमल करें। इसी तरह हमारे दानिश्वरों ने
अफसाने के नाम पर, नॉवल के नाम पर, शेर के नाम पर जो कुछ लिखा उसने कौमी यकजहती को नुकसान ज़्यादा पहुंचाया, फ़ायदा कम पहुंचाया। कम लोगों ने लिखा। कौमी यकजहती की अलामत अगर हमारे कोई हो सकते हैं तो अल्लामा इकबाल हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल को एक मुतनाज़िर और कंट्रोवर्शियल शायर के तौर पर पाकिस्तान में पेश किया जाता है। एक बहुत बड़ा तबका है जो उनको शायर ही नहीं मानता और जो शायर मानता है वो उनको फ़लसफ़ी नहीं मानता, हालांकि वो दोनों हैसियत में शेर के बेहतरीन मकाम पर मौजूद है और फ़लसफ़ी के बेहतरीन मकाम पर मौजूद है। ज़रूरत किस्म की है, क्योंकि भट्टू साहब के पास रॉयल टीवी भी है, कि कायद आज़म और अल्लामा इकबाल और हमारे जो कौमी कायदीन और काबरीन हैं उनका कौमी तशक्कुर उजागर किया कि कौमी लीडर हैं। इसी तरह एक बात जो मैं आखिर में करना चाहता हूँ वो ये है कि जब तक आप दोस्त और दुश्मन का तयन नहीं करेंगे, कौमी यकजहती का कोई कदम आगे नहीं बढ़ सकता। आपको ये बात आपकी पार्लियामेंट ने करनी है, ये बात जनरल कियानी ने नहीं करनी। जनरल कियानी कहे भी तो उसे आप फेंक दें उठा के। पार्लियामेंट ये तय करे कि अमेरिका हमारा दोस्त है या दुश्मन है। लेकिन बदनसीबी आप देखिए कि जिससे लड़कर हमने मुल्क बनाया, हमारी वज़ीर ख़ारजा कह रही है कि हम उसे बेहतरीन दोस्त मुल्क का दर्जा देने जा रहे हैं। इसलिए हमें अपने दोस्त और दुश्मन का तयन करते जाना चाहिए। मुल्क के बारे में भी कि पाकिस्तान का दुश्मन कौन सा मुल्क है, और जैसे सूफी साहब ने हिंदुस्तान में जाकर बात की, वरना मुझे नाम लेने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन होता ही है कि हमारे दानिश्वर जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाते हैं, मैं खुद उनके डेलीगेशन में गया, वो यहाँ से बॉर्डर से शराब पीना शुरू करते हैं और बम्बई तक शराब पीते हुए वापस आ जाते हैं, और वहाँ जो कुछ होता है उस सब की सिर्फ तारीफ करते हैं, बल्कि आगे बढ़कर कहते हैं अमृता प्रीतम को सब लिए फिरते हैं। अमृता प्रीतम ने एक दानिशवराना बदयांती की है, इंतहाई बदयांती है। वो कहती है कि जी दोनों तरफ से बराबर हुआ है। आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कितने हिंदुओं सिखों की ट्रेनें कटी? पाकिस्तान में कौन सा गांव है जो क़याम पाकिस्तान के वक्त जिसको जलाया गया हो? हिंदुस्तान में ऐसे, मशरक़ी पंजाब में ऐसे सैकड़ों गांव हैं, सैकड़ों ट्रेनों को काटा गया, 17 लाख अफराद की बात हुई है, रिकॉर्ड पे हैं, जो गैर रिकॉर्ड पे वहाँ नाजायज़ बच्चे अब तक, यानी पिछले कई साल पहले तक नाजायज़ बच्चे जो हिंदुओं की और सिखों की गुलामी मारी औरतें चली गई, नाजायज़ बच्चे पैदा हो रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बराबर का जुर्म है। पाकिस्तान से चंद ज़्यादा उनकी तादाद आनी चाहिए। मैं कहता हूँ किसी रिसर्च से कोई काम करना चाहिए कि कितने हिंदू और कितने सिख पाकिस्तान में मारे गए। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जर्नलिस्ट एंड प्रोफेसर साहब, आपने जो बात की है तहसील मुस्तफा साहब, इससे हम इत्तेफाक करते हैं, बल्कि मैं चेयरमैन साहब की इजाज़त से कहूँगा कि जो आखिरी बात आपने कही है, रिसर्च के लिए हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें, रॉयल टीवी आपका साथ देगा। बहुत अच्छा मौजूद है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। नहीं, ये जर्नलिस्ट भी हैं और प्रोफेसर भी हैं, और मैंने जनाब चूँकि मजाज समझता हूँ चेयरमैन साहब का, तो समझिए कि उनकी तरफ से इजाज़त है, उन्होंने सारा ला दिया, आप एतमाद से इस पर काम करें। जनाब हसन मोहम्मद राना साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। मेरी तरफ से जनाब गफूर भट्टू साहब, राशिद रज़ाई साहब को करोड़ करोड़ करवड़ सुकून नसीब हो। जिस एजेंडे को लेकर चले हैं, आज जितनी इसकी शिद्दत से ज़रूरत है, शायद जो समझते हैं वो ज़्यादा परेशान हैं। आज पाकिस्तान में समझता हूँ कि हिचकोले ले रहा है। जब हम दूसरे मुल्कों में पाकिस्तान लेबर की नुमाइंदगी करते हुए जाते हैं तो यकीन करें हमारा ये एहसास कहीं ज़्यादा हो जाता है जब हम देखते हैं कि आज हम किस जगह पर खड़े हैं। यहाँ पे शायद हमें एहसास इतना नहीं होता। जब भी कोई तहरीक उठी, तहरीक चली, और जहाँ पे हमें कहीं उम्मीद नजर आई, हम हमेशा सबसे आगे रहे। चीफ जस्टिस साहब की बहाली की तहरीक, जिसमें नारा ये था कि अदलिया की आज़ादी की तहरीक है, हमने इतना भरपूर हिस्सा लिया, हमारा एक साथी उसमें शहीद हो गया। हम ये समझते थे हमने खून दिया है, आइंदा शायद पाकिस्तान में अब नाइंसाफी नहीं होगी। पिछले साल PTCL में रेफरेंडम हुआ, मैंने, मेरी जमात ने, मेरे साथियों ने हिस्सा लिया, मैं उसका चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से 9,351 वोट मुझे मिले और मैंने रेफरेंडम जीता। लेकिन एक माह बाद ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 50% तनख्वाह बढ़ाई। हम क्योंकि TND में भर्ती हुए थे प्राइवेटाइजेशन के वक्त, कौमी असम्बली ने लॉ पास किया
کہ جتنے ملازم کو اس وقت PTCL میں ہیں ان کو گورنمنٹ کی تمام مراحت حاصل رہیں گی. اس بات پہ ہم نے کمپرومائز کرتے ہوئے پرائیویٹیشن کو قبول کیا. لیکن کیا ہوا، جب ہم نے کہا 50% تنخواہ بڑھائی ہے تو ہماری بھی بڑھا دیں. ہمارے 313 ورکروں کو چھانٹ کر چن کر لیڈروں کو نوکری سے نکال دیا. اس کے بعد کیا ہوا، 231 ورکروں کو جن کی سفارشیں ہیں ان کو بحال کر دیا. 82 ورکر ہم ایسے ہیں جن کی سفارش نہیں ہے، جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو ملک کی بات کرتے ہیں، جو ایمان کی بات کرتے ہیں. 15 ماہ سے ہم عدالتوں میں رول رہے ہیں. ہماری کمپنی، میں اینڈ کر رہا ہوں، ہماری کمپنی جواب نہیں دے رہی، اس لیے وہ جواب دیں گے تو ہم بحال ہو جائیں گے، کیونکہ ماورا قانون ہمیں کیا ہے. ہم کہاں جائیں؟ جب بھی تحریکیں چلتی ہیں ہم تو تحریکوں میں بڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لیکن اس ملک میں انصاف نامی کوئی چیز نہیں رہی. تو بٹو صاحب، جو آپ یہ بیڑا اٹھایا آپ نے، انشاءاللہ تعالی ہمارے PTCL کے تمام ورکر بھرپور طریقے سے آپ کے ساتھ ہوں گے. آج ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، ہمارے ساتھ انتہائی ظلم ہو رہا ہے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. شکریہ جناب حسن محمد رانا صاحب. محمد شفیع بٹ شافی صاحب. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. معززین شہر، مہمانان گرامی، خصوصاً چیئرمین صاحب، بھٹو صاحب، حجازی صاحب، خواتین و حضرات، میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا، کیونکہ میرا تعلق کشمیر سے ہے. ہم مہاجرین جموں کشمیر کی نمائندگی کرتے ہیں. عزیزان محترم، آج چونکہ قومی یکجہتی کانفرنس کا دن ہے اور میں اس کانفرنس میں حاضر ہوا ہوں. آج کے نشست میں ہم سب لوگ قومی سطح پر ہی بات چیت کر رہے ہیں، لیکن یکجہتی کشمیر کا موضوع اجازت کے ساتھ میں چاہوں گا کچھ بیان کر دوں. اور یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ ورلڈ اوور اس پر بحث ہوتی رہتی ہے، مذاکرات ہوتے رہتے ہیں. تقریباً 64 سال ہو گئے یہ مسئلہ ابھی سرد خانوں میں پڑا ہے. لاکھوں لوگوں نے جانیں قربان کر دی ہیں. ماؤں کے بچے ہاتھوں میں شہید کر دیے جاتے ہیں، جن کو مائیں لوریاں دے کر جوان کرتی ہے. کن تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، کہ جب تو بڑا ہو جائے گا تو میں تیرے ماتھے پہ صحرا باندھوں گی، تجھے ایسی چیزیں پیش کروں گی کہ تو یاد رکھے، تعلیم دوں گی، اعلیٰ ظرف انسان بناؤں گی. لیکن اس کے سامنے اس قسم پوسی کے عالم میں اس کو شہید کر دیا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھنے میں، کتابوں میں، رسالوں میں یہ عنوان ہے کہ اجتماعی طور پر بدکاریاں کی جاتی ہیں ہماری بہنوں کے ساتھ، لیکن اس کا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے. میں چونکہ سمجھ رہا ہوں کہ 2 منٹ میرے سامنے ہیں اور یہ جتنے دلگداز واقعہ ہے اگر میں بیان کروں تو کوئی دن چاہیے، لیکن بہت اختصار کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں کہ اب جو چیزیں حکومت پاکستان اور ہمارے دوسرے ممالک میں جو کچھ بحث ہو رہی ہے، مسئلہ وہیں پہ. میں اپنے تمام سیاستدانوں سے، خواہ وہ کسی جماعت سے ہوں، میرا کسی اس طرح تنقید کرنا نہیں ہے، صرف یہ میں چاہتا ہوں کہ وی شوڈ اوائڈ ٹو دا ایکسپلائٹیشن، وکٹمائزیشن، ایلیمینیشن ایز ویل ایز کرپشن. بہت شکریہ، تھینک یو. کیوں کہ یہی چیز جو ہے ہماری کشمیر کی آزادی کو کہیں سبوتاش نہ بنا دے. ہم اتحاد کے ساتھ، ایک ہو کر، یکسوئی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کی طرف رجوع کریں.